जय हिंद। हमारे देश में पिछले 2-3 दिनों से जहां देखो वहीं एक चर्चा है G20 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 और होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर पे जो भारत एक विश्व गुरु बनने का सपना देखता है उसमें एक ये बहुत बड़ा कदम है और आप कह सकते हो जो उसके लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। हम अपने आप को तो गुरु नहीं कहना चाहिए। कोई शिक्षक यदि पढ़ाता है तो उसको एक्चुअल में ये नहीं कहना चाहिए जो मैं सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ या वगैरह वगैरह। मतलब उसी तरह से भारत को तो विश्व गुरु नहीं कहना चाहिए, बट एक गाइड ज़रूर कहना चाहिए जैसा कि भारत ने इस G20 सम्मेलन में किया है। और न केवल अपने देश में, वर्ल्ड स्तर पे भी, वर्ल्ड की मीडिया का भी, वर्ल्ड के न्यूज़पेपर का भी हेडलाइन जो है वो भारत बना हुआ था इस पिछले 2-3 दिन से। तो एक बार जो आज हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं जो भाई इस मीटिंग के बारे में, और साथ साथ अब यदि हम, ये तो हो गई भारतत्व के बारे में, हमारे अपने भारत देशवासी होने के बारे में। अब यदि एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो आने वाले, जैसा मैंने पहले भी एक G20 का वीडियो बनाया था, आने वाले अगले 1 साल 2 साल में जो भी कोई एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में अपने आप में 200%, 500%, 100 नहीं, 200-500% प्रोबेबल ये टॉपिक होगा, ये क्वेश्चन होगा और इससे घुमा घुमा के कुछ जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं, शायद अपने आप में मुझे इतना विश्वास है, जो कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा पैसेंस के साथ इस वीडियो को देखना है और देख करके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेना। मैंने जो इसमें क्वेश्चन लाया हूं, मैं चूंकि क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकता हूं इसमें, क्योंकि मैं रिटिन में लिखता हूं, तो आपको ओरली मैं कहूंगा और उसी से आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो इनकमिंग डेज के कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए ये अपने आप में 500% जो है वो प्रोबेबल टॉपिक है, संभावित टॉपिक है। ठीक है, तो आइए एज ए भारतीय, एज ए स्टूडेंट, दोनों तरीके से अपना गर्व का जो पल है उसको जीते हुए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का मेरे ज्ञान दर्पण GS चैनल में स्वागत है और मैं GS मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से अभी जो है हम इस वीडियो के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए, अब हम सबसे पहले यदि बात करते हैं तो ये क्या है टॉपिक G20। देखो, G20 की यदि बात करते हैं, G20 लिखा है और भारत 2023। आजकल ये भारत भी बहुत नाम जोरों चर्चों पे है। हम जैसे हिंदी मीडियम वाले भारत तो बोलते ही हैं, हम बचपन से भारत बोलते हैं, बाकी CBSE वाले जरूर बोलते हैं इंडिया, ओके। बट आज के डेट में वो इंडिया कम भारत ज़्यादा है, हर कोई भारत कहता है। CBSE वाले भी आजकल भारत कहते होंगे। तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा अब बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ये जो G20 का समिट हुआ था, आप लोगों को यदि मैं बताना चाहूँ, जिन्होंने देखा हो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जा करके G20 का जो प्रीवियसली वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा स्टैट जो है, सारा स्टैटिक GK उसमें भरा पड़ा है, जो कब क्या कैसे कैसे हुआ था। G20 के बारे में सब कुछ है। ये तो स्पेशली हम बात करेंगे इस G20 समिट 2023 के बारे में, और वो है पूरा का पूरा G20 जो प्रीवियस चीज़ें हैं, G20 का जो ओरिजिन कैसे हुआ था, G20 क्या है, आखिर क्यों बना था, कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उसको देखिए। अब हम यदि बात करते हैं इस G20 के बारे में, तो आप सभी को पता होगा G20 का जो समिट है वो भारत में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में समिट हुआ है। और यह G20 का 18वां समिट था। जी हाँ, ये 18th जो एनुअल समिट कह सकते हैं या हिंदी में शिखर सम्मेलन कहते हैं, यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था और भारत के नई दिल्ली में हुआ है। तो देखो, यहीं से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन से कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो इस बार का पहला क्वेश्चन, इस बार का 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, G20 का 18वां समिट, ये वर्तमान वाला जो था 18 था, तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। तो अपने आप में पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बेशक क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं लिखा, बट सब्जेक्टली मैं आपको बता रहा हूं और क्वेश्चन में बोल रहा हूं। तो यदि आप चाहो तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में खुद से लिख लीजिए, थोड़ा सा बस आप एक बार इसको देख लीजिए। क्या बताया? जो G20 का
18 G20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो अभी हाल ही में 18वां समिट जो हुआ है, 18 समिट हुआ है, वो 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत मंडपम ये क्या है? ये बहुत चर्चा का विषय है, भारत मंडपम। यहाँ भी भारत, BHARAT भारत, ठीक है। भारत मंडपम की बात करते हैं तो मंडप आपने सुना होगा, जो पूजा स्थल या विवाह स्थल, किसी तरह का जो हम यदि धार्मिक कोई काम करते हैं उसके लिए जो मंडप बनाया जाता है, उसी से मंडपम नाम दिया गया है। एक्चुअली मंडपम की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, और इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, IICE, ठीक है। IIEC जो है, इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात करते हैं। ये यदि बात कीजिए तो भारत का सबसे बड़ा जो है यह कन्वेंशन सेंटर है, और उसका नाम है भारत मंडपम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो भारत मंडपम क्या है, ठीक है। तो भारत मंडपम की बात करते हैं तो ये है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, IICC की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और स्पेशली G20 समिट के लिए ही इस कन्वेंशन सेंटर को ही तैयार किया गया था, जिसका नाम था भारत मंडपम। ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पे? यहीं पे हमारा G20 समिट हुआ था, और इसमें कह सकते हैं जो एक पूरी मिनी भारत की जो है वो झलक दिख रही थी। पूरे भारत का आर्ट एंड कल्चर, पूरे भारत की जो है संस्कृति, सभ्यता, इन सभी को जो है वो यहाँ पे दिखा था। आप सभी को याद होगा, जहाँ पे हमारे PM साहब सभी को, जितने भी 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको जो रिसीव कर रहे थे इस मीटिंग के लिए, उनके पीछे, जैसे मेरे पीछे बोर्ड है, तो उनके पीछे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का जो चक्र है, कोणार्क जो टेम्पल है, सन टेम्पल, आपको पता होगा उड़ीसा में है, और नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने जो है इसको बनाया था। तो उसका ही जो कोणार्क का जो सूर्य का जो चक्र था वो उसके पीछे था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो रिसीविंग पॉइंट की यदि बात करते हैं, या फोटो जो सेंटर था वहाँ पे बैक में कौन सा लगा था, तो भारत की जो विश्व विरासत स्थल है, कोणार्क का जो चक्र है जो उड़ीसा में है, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने उसको बनाया था 13वीं शताब्दी के आसपास, 13th सेंचुरी में वो था। दूसरी बात है, आप सभी ने देखा होगा, रात में जहाँ डिनर थी, राष्ट्रपति के द्वारा जो डिनर होस्ट था, वहाँ जो फोटो सेशन जहाँ होता था, उसके पीछे जो पोर्शन था वो क्या था? वो नालंदा विश्वविद्यालय है। आप सभी को पता होगा, जो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, मतलब विश्व में भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, और इसको हम ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी से तुलना की जाती थी बौद्ध धर्म वालों के लिए, और साथ साथ यह कुमारगुप्त ने बनाया था। तो आपने क्या देखा, जो रात्रि में जो डिनर था, उस डिनर में बेसिकली किसको जो है, उसके पीछे नालंदा विश्वविद्यालय की जो है वो बैकग्राउंड थी। वहीं पे दिन में जो इस समिट के दौरान कोणार्क मंदिर का जो चक्र था उसका था, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो समिट कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ था, और ये 9 से 10 सितंबर को हुआ था, और ये 18वां समिट था। यहीं से 2 क्वेश्चन और आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? तो इससे पिछला समिट कहाँ हुआ था? तो आपको पता है, यहाँ देखिए, पिछला समिट जो है 17 समिट जो था 2022 में बाली, कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ था। आपको पता होगा एशिया में एक कंट्री है, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और वहीं पे यदि एक फटाफट हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट 19 समिट जो है वो ब्राजील 2024 में। तो आपने क्या देखा? 3 क्वेश्चन यही हो गया। आप यदि समझ पा रहे हो तो वर्तमान में 2023 वाला G20 समिट कहाँ पे हुआ है? तो 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ है। जगह कौन सा था? भारत मंडपम, जो कि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर था। वहीं पे इससे पिछला जो है यदि बात करते हैं हम, समिट कहाँ पे हुआ? तो वो बाली इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था। वहीं से भारत को अध्यक्षता मिली थी। और अगला सेंट कहाँ होगा? G20 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राजील में 2024 में होगा। तो 3 क्वेश्चन लॉक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये गौर कीजिएगा, ये जो है भारत मंडपम, ध्यान देना, भारत मंडपम पर 28 फीट का हाइट की भगवान शिव की नटराज प्रतिमा स्थापित थी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भारत मंडपम जो है, वहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल के जो हमारे गेस्ट आए थे, वर्ल्ड के जो नेशन हेड आए थे, उनको दिखाने के लिए, भारत की सभ्यता को दिखाने के लिए भारत मंडपम के आगे जो है नटराज शिव की जो है प्रतिमा बनाई गई है। और अभी तक के भारत में सबसे बड़ी नटराज शिव की प्रतिमा है। आपको पता होगा, जो मतलब शिव जो है वो नटराज तांडव करते हुए रूप में जो
नृत्य करते हुए रूप में जो शिव की प्रतिमा है वही नटराज शिव कहते हैं, उनको नटराज शिव की प्रतिमा कहते हैं या मूर्ति कह लें, स्टैचू कह लें। तो अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे बड़ी जो नटराज शिव की प्रतिमा है, न केवल भारत में विश्व में ही बात करते हैं, तो वो यही बनाई गई है। 28 फीट ऊंची वो प्रतिमा थी और साथ साथ ध्यान दीजिएगा ये अष्ट धातु की बनाई गई है। अष्ट धातु जनरली जो 8 मेटल की बात करते हैं, 8 धातुओं को मिलाकर के बनाई गई थी। और इसका जो मूर्तिकार था, स्कल्प्टर था, मतलब मूर्ति बनाने वाला, जिसका नाम था राधा कृष्णन सतपथी। राधा कृष्णन सतपथी ये कहाँ का था? स्वामी मलाई, तमिलनाडु। और ये जो मूर्ति जो है किस कला पे बेस्ड थी? तो चोल साम्राज्य की बात करते हैं, चोलाज की बात करते हैं। तो चोल के टाइम में जो ब्रॉन्ज की प्रतिमाएं या काष्ठ की प्रतिमाएं जो बनाई जाती थी, उसी मूर्ति या उसी यदि हम बात करते हैं तो मॉडल के अकॉर्डिंग यह मूर्ति जो है बनाई गई थी। तो आपने क्या समझा? जो भारत मंडपम जहां पे यह मीटिंग हुई थी, वहां पे हमारी सभ्यता को दिखाने के लिए जो है उसी के आगे विश्व की, अभी तक के भारत के साथ साथ विश्व की भी भगवान शिव की नटराज, मतलब शिव का जो एक नटराज फॉर्म है, नटराज शिव की जो सबसे ऊंची मूर्ति या सबसे बड़ी मूर्ति जो 28 फीट की थी, और वो मूर्ति जो है अष्ट धातु या 8 मेटल की बनी हुई थी, जिसका मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी थे, जो स्वामी मलाई तमिलनाडु के थे। और तमिलनाडु ही पता होगा आपको चोल साम्राज्य का जो है वो देन है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वह मूर्ति जो है वो चोल साम्राज्य की जो मूर्ति बनाने की जो कला थी उसी पे जो है वो बेस्ड थी। और ये जो राधा कृष्णन सतपथी हैं, ये इनके वंशज जो हैं वो चोल साम्राज्य के टाइम के हैं और तब से ही मूर्ति बनाने का इनका काम है। तो 2 चीज़ें हो गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो भारत मंडपम पर किसकी मूर्ति जो है सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई थी? तो नटराज शिव की, भगवान शिव की जो नटराज फॉर्म की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंची 28 फीट की जो है वो लगी हुई थी और वो अष्ट धातु मतलब 8 मेटल की जो है वो बनी हुई थी। अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो भारत ने G20 का अध्यक्ष जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब बना था? तो 1 दिसंबर 2022 को बना था। आप याद कीजिए, यही इंडोनेशिया बाली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री को बाकायदा ऑफिशियली तौर पे अध्यक्षता सौंपी थी। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत जो है इसका G20 का अध्यक्ष बना था और मतलब प्रेसिडेंट बना था, और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका प्रेसिडेंट रहेगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 इनकमिंग डेज का जो ये नहीं है जो G20 का समिट हो गया तो भारत इसका प्रेसिडेंट नहीं है, नहीं, ये इनकमिंग टाइम तक 30 नवंबर 2022 तक जो है 2023 तक जो है भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत G20 का अध्यक्ष कब बना था? तो 1 दिसंबर 2022 को बना था। और भारत G20 का अध्यक्ष कब तक रहेगा? तो वो 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो G20 का ऑफिशियली तौर पे कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जिस कंट्री में G20 का जहां पे समिट होता है वही कंट्री उसका प्रेसिडेंट होता है, वही कंट्री कह सकते हैं उसका हेडक्वार्टर का भी काम करता है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत को G20 का अध्यक्षता कब मिली थी? 1 दिसंबर 2022 को। और वो कब तक अध्यक्ष रहेगा, कब तक प्रेसिडेंट रहेगा? तो 30 नवंबर 2023 को। और ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या होता है, जो है अगला सम्मेलन जहां पे होगा वो उसका अध्यक्ष बन जाता है। अभी ये पॉइंट आएगा, ये आ गया। 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को 2024 के लिए अध्यक्षता सौंपा पीएम ने। मतलब वही मैं बता रहा था, जैसे आपको पता है लास्ट टाइम जोको विडोडो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या है जो मतलब G20 की अध्यक्षता सौंपी थी, इसी तरह से इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चूंकि इनकमिंग जो G20 समिट है वो कहाँ पे होने वाला है? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो आए हुए थे जिनका नाम था लूला दा सिल्वा, बहुत आप छोटा सा इनका नाम याद रखिएगा, बाकी काफ़ी बड़ा नाम है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो यदि हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है, लूला दा सिल्वा, उनको 2023 के लिए अध्यक्षता सौंपी है। और आपको बताना चाहूँगा 1 दिसंबर 2023 से जो है ब्राज़ील G20 का अध्यक्ष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला सम्मेलन वहां पे होगा। आपको पता है 30 नवंबर तक तो भारत है, फिर आगे 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील G20 का अध्यक्ष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला 2024 का जो सम्मेलन है वो G20 का कहां पे होगा? ब्राजील में होगा। इसीलिए ब्राजील के राष्ट्रपति
को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी जो प्रेसिडेंटशिप सौंपी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो अगला सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो भाई ब्राजील में। ब्राजील कब से अध्यक्ष बनेगा, तो बताया जैसा 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2023 से। और ब्राजील के किस राष्ट्रपति को हमारे पीएम साहब ने अध्यक्षता सौंपी थी, तो लूला दा सिल्वा को। तो यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो G20 था, इसकी जो थीम क्या थी, इसका हमने कई बार चर्चा भी किया हुआ है, तब फिर भी बता देता हूं। जो G20 2023 का जो थीम था वो था वसुदेव कुटुंबकम। आप सभी ने खूब इस वर्ड को अब सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम। मतलब हम पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो हमारे लिए एक कुटुंब के समान है, हमारे लिए एक परिवार के समान है, अतिथि के समान है। और इसका साथ साथ थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। 2023 का जो थीम था, मतलब भारत में जो G20 का समिट हुआ है 2023 में, 18 समिट, उसका जो थीम क्या क्या था, तो वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व में जो एक पृथ्वी है उस पे एक परिवार है, और जब एक परिवार है तो उसका एक फ्यूचर होना चाहिए। क्योंकि भारत की यह धारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, मतलब पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह है। तो ये भी चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें, एक वर्ड आता है ट्रॉइका। ट्रॉइका, ट्रॉइका, ध्यान दीजिएगा, TROIKA, ट्रॉइका। देखिए ट्रॉइका क्या होता है, तो जैसा लिखा है 2023 में ट्रॉइका पिछला अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान भारत और अगला ब्राजील है। अब एक जो वर्ड आता है ट्रॉइका, क्या होता है ट्रॉइका, समझिएगा। ट्रॉइका एक्चुअली क्या है, G20 की बात करते हैं तो G20 का आपको बताया कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होता, G20 का परमानेंट कोई सेक्रेटरी नहीं होता, मतलब ना कोई उसका सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, हेडक्वार्टर होता है। तो G20 का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, G20 समिटों का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमेशा पिछला समिट जहां पे हुआ है, इस बार वाला जहां पे समिट हुआ है और अगले बार जहां पे समिट होगा, उन तीनों को मिला के ट्रॉइका कहा जाता है। मतलब G20 समिट को प्रॉपर तरीके से एक कम्युनिकेट करा करके चलाने के लिए जो 3 कंट्री मिल करके जो काम करती है, हमेशा वो यही उसी को ट्रॉइका कहते हैं। क्योंकि इसका कोई फिक्स जो है वो प्रेसिडेंटशिप नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो 3 कंट्री कौन कौन सी होती है, तो हर बार ये लागू होगा। पिछला सम्मेलन जहां पे हुआ था, इस बार जहां पे हुआ है और अगले बार जहां पे होगा, हर कोई ये समझ रहे होंगे। अब यदि बात करें जो 2023 G20 में ट्रॉइका कौन कौन है, तो आप कह सकते हो पिछला सम्मेलन कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में। इस बार सम्मेलन कहां पे हुआ है, भारत में। अगला सम्मेलन कहां पे है, ब्राजील में। तो इन तीनों कंट्री को मिला करके ट्रॉइका कहा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे जो 2023 G20 में ट्रॉइका कौन कौन से देश थे, तो आप कहोगे अरे ये ट्रॉइका क्या होता है। मतलब जो पिछला जहां सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था, इस बार जहां सम्मेलन हुआ है और अगला जहां पे होगा, इन तीनों को मिलाकर के ट्रॉइका बनता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि अब बात कीजिए अगले साल कौन होगा, भाई 2024 में ट्रॉइका कौन होगा, तो स्वाभाविक सी बातें हैं। पिछले साल जहां सम्मेलन हुआ, तो मतलब 23 में जहां सम्मेलन हुआ भारत में, 2024 में कहां होने वाला है, प्रेजेंट ईयर वाला ब्राजील में, और उससे अगला 2025 में जहां होना है, हालांकि साउथ अफ्रीका में होना है। तो ये सारे कंट्रियां जो हैं वो क्या, ये तीनों मिला के ट्रॉइका होगा। तो ये वर्ड आएगा तो अब आप इसको भूलेंगे तो फिर प्लीज, इतना तो भाई मैं मेहनत कर ही रहा हूं। क्या हुआ, जो 2023 में ट्रॉइका मतलब पिछला अध्यक्ष कौन था, इंडोनेशिया, जहां सेशन हुआ था वही अध्यक्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष भारत है जहां सेशन हुआ है, और अगला जहां पे ब्राजील में है। तो इन तीनों को मिला के ट्रॉइका होता है। तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई है वो ये हुई है, जो G20 2023 में एक अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। जो इस बार G20 में एक नया सदस्य के तौर पे अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। तो डेफिनेटली अगले साल से ये जो G20 है, ये प्रॉब्लली आपको G21 दिखेगा। क्योंकि एक नया राष्ट्र, एक जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये और शामिल हो गया। आपको यदि पता होगा वर्तमान में G20 में 19 कंट्री है।
19 कंट्री है और एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो 19 तो कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। इस बार एक और ऑर्गेनाइजेशन को, एक और संगठन को शामिल किया गया है जिसका नाम है अफ्रीकी यूनियन। अभी कौन सा था? यूरोपियन यूनियन, अब है अफ्रीकी यूनियन। तो इनको मिला के अब टोटल 21 हो गए। तो अगली बार से आप ये G20 के बदले G21 हो जाएगा। तो झलकता हुआ क्वेश्चन, मतलब तड़पता हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो G20 2023 सम्मेलन में किसको G20 का नया मेंबर बनाया गया है, किसको G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है, तो अफ्रीकी यूनियन या अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। और इसके बाद G20 किस नाम से जाना जाएगा? G21 के नाम से जाना जाएगा। इसमें अब 19 देश हो गए, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या? तो यूरोपियन यूनियन, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो इस बार बना है वो है अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ। अब अफ्रीकी संघ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये क्या है जी। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा नाम है अफ्रीका, तो वही है जो अफ्रीका के 55 देश इसके सदस्य हैं। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो कंट्रियां हैं वह कंट्रियां इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मेंबर है। और उसी कंट्रियों के जो कह सकते हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, उसी कंट्री की समावेशी विकास के लिए, उसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो है यह एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो अफ्रीकी संघ में टोटल कितने कंट्री हैं? 55 देश हैं। 9 जुलाई 2022 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अफ्रीकी यूनियन का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अदीस अबाबा, अंग्रेजी में भी यही होगा, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा, अदीस अबाबा कहाँ है? इथोपिया। आपको पता होगा अफ्रीकन कंट्री एक है, तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। तो वहीं पे अफ्रीकन यूनियन संघ का जो है वो सेक्रेटेरिएट या इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यदि वही बात करते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसका चेयरपर्सन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? इसका चेयरपर्सन है अजली ओस्मानी। ठीक है, इसका जो चेयरपर्सन है अजली ओस्मानी। ठीक है, तो क्या समझा अफ्रीकन यूनियन के बारे में? जो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनका मेन मोटो है उन सभी कंट्रियों का डेवलप करना और उन सभी कंट्री का आपस में अच्छे तरीके से ट्रेड करना, व्यापार करना, मतलब सामंजस्य बना के चलना। 9 जुलाई 2022 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया में है। वहीं पे इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजली ओस्मानी। अब एक चीज बात करते हैं, वर्तमान में जो AU है ये पहले OAU होता था। ये पहले क्या होता था? OAU होता था। मतलब गौर कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। वर्तमान में जो AU अफ्रीकन यूनियन है ये पहले OAU होता था। OAU का स्थापना 25 मई 1963 को बना था। बट OAU प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया और OAU के बदले 2002 को अफ्रीकन यूनियन जो है उसके बदले एक नया जो है, तो कह सकते हैं OAU का जो सक्सीडर है वो अफ्रीकन यूनियन है। तो वही मैंने लिखा, OAU क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो 25 मई 1963 को बना था और इसी के बदले AU जो है वो बना है। तो अफ्रीकन यूनियन जो इस बार G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है और इसके बाद G20 नहीं अब G21 हो जाएगा। तो ये अफ्रीकन यूनियन क्या था ये आपको मैंने बता दिया, इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा जो चूंकि G20 ऐसा संगठन है, ध्यान देना, G20 ऐसा संगठन है जिसमें वर्ल्ड के डेवलप कंट्री भी शामिल हैं और डेवलपिंग कंट्री भी शामिल हैं। वर्ल्ड के जो सो कॉल्ड पश्चिमी देश होते हैं, वेस्टर्न कंट्री, वो भी शामिल हैं और जो पूर्वी कंट्रियां हैं वो भी शामिल हैं। और इन सभी में तनातनी हमेशा रहती है। स्पेशली यदि बात करते हैं तो पूर्वी कंट्री में यदि हम चीन की बात कर लें, रसिया वगैरह की बात करते हैं, और यदि पश्चिमी की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप के सभी कंट्री की बात करते हैं, तो इनमें तनातनी रहती है। तो और वैसे ही आपको पता है आज के डेट में यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा है। इसके कारण इस बार इस G20 सम्मेलन में, जो कि रूस का प्रेसिडेंट जो है वो भारत का अच्छा मित्र है, नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र हैं हमारे PM साहब के, बट वो इस बार नहीं शामिल हुए थे उसी कारण। और साथ साथ एक हमारा जो मतलब देख करके जलने वाला, जो अब बेचारा जल के कहाँ जाएगा पता नहीं, जिसका नाम है चाइना, उसका भी प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग जो है वो भारत नहीं आया था। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा जो इस बार 2 मेन, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आप कहोगे ये नहीं आए थे क्या फर्क पड़ता है, पर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हाल ही में किस 2 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष ने G20 सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो एक है आपका रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वर्ल्ड जानती है, और एक आपका चीन का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये दोनों नहीं आए थे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इनके बदले इन्होंने क्या किया था, इस सम्मेलन में रूस का विदेश मंत्री आया था जिसका नाम था सर्जेई लाव्रोव, ठीक है, जिसका नाम था सर्जेई लाव्रोव। और चीन से राष्ट्रपति तो आया नहीं था, जो मेन हेड होते हैं, तो उन्होंने अपना एक असिस्टेंट को, किसी को जिनका नाम है ली क्विंग, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री या वहां पे प्रीमियर कहा जाता है, एक तरह से प्रधानमंत्री नॉमिनल होते हैं, उनको भेज दिया था। तो आपने देखा जो इस G20 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों नहीं आए थे, और उन दोनों ने अपने बदले अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया था। तो रूस के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो वहाँ के विदेश मंत्री सर्जेई लैवरोव आए थे, और चीन के जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बट वो नॉमिनल होते हैं, वो ली क्विंग आए थे। क्योंकि जो आज के डेट में इन कंट्रियों का, स्पेशली अमेरिका, इंग्लैंड और जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा तालमेल नहीं है, खास करके रूस और यूक्रेन वॉर के कारण। इसीलिए ये लोग इसमें नहीं आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़, जो G20 2023 में भारत ने 9 देशों को गेस्ट कंट्रीज के तौर पे बुलाया था। आपने देखा होगा जो G20 में बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो है शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आई हुई थी, इजिप्ट भी आया हुआ था, उसके बाद नीदरलैंड भी आया हुआ था, मॉरिशस भी आया हुआ था। तो आप सभी को लगा होगा जो ये तो G20 के मेंबर है नहीं, सर ने तो बताया नहीं है। तो क्या होते हैं, जिस कंट्री में, मान लीजिए हमारे यहाँ जहाँ फंक्शन होता है, सपोज हमारे यहाँ जहाँ फंक्शन होता है तो हम कहते हैं ना, दादा को बुला, वो मतलब फूफा को बुला लीजिए, मामा को बुला लीजिए, नानी को बुला, मतलब सबको बुला लीजिए, 5-7 दोस्त को बुला लीजिए, मस्ती करेंगे। वही चीज़ें यहाँ पे है। चूंकि G20 अपने यहाँ होस्ट हो रहा था, पैसा भैया हम लगा रहे थे, 4200 समथिंग करोड़ हमने लगाया है, तो हम अपना क्यों नहीं बनाएंगे मित्र को। तो भारत के जो अच्छे संबंध वाले कंट्रियां हैं, अब सबको तो बुला नहीं सकते हैं, जो नेबरहुड वाले जो कंट्रियां हैं, उनमें से 9 कंट्रियों को, जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं, इजिप्ट या मिस्र की बात करते हैं, या हम मॉरिशस की बात कर लेते हैं, हम नीदरलैंड की बात कर लेते हैं, इन सभी कंट्रियों को भारत ने जो है वो बुलाया था। नाइजीरिया की बात करते हैं, इन सभी कंट्री को भारत ने बुलाया था। तो G20 2023 में भारत ने 9 देशों को गेस्ट कंट्री के तौर पे बुलाया था। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 कंट्री, रूस और चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नहीं आए थे। नया जो है वो कौन शामिल हुआ है, अफ्रीकन संघ, ठीक है, जो कि अब 21वां कंट्री के तौर पे मतलब हो जाएगा, और अब G21 बोला जाएगा। अब देखिए G20 2023 में एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया, ठीक है, जिसमें 73 मुद्दों पर सहमति बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रूस और यूक्रेन के कारण वर्ल्ड जो है वो 2 गुट में बटा हुआ है। जी हाँ, एक रसिया के तरफ और दूसरा जो है वो यूक्रेन और नाटो वाला जो आप लोगों को बता रखा है। तो इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रहा था, और G20 शुरू होने से पहले सबको ये आशंका थी जो शायद इस तरह का कोई मतलब ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकलेगा। बट पता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी है, बट मोदी को जो है वो अंडरस्टिमेट नहीं करने का, वही चीज़ उन्होंने करके दिखाया। और वर्ल्ड जो 2 धरा में बटा था, पश्चिमी देश और पूर्वी देश, उन सभी को एक जगह ला करके, उन सभी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिलवा करके ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलवाया G20 के तरफ से, जो कि उम्मीद नहीं थी। और इसी को कहते हैं न्यू दिल्ली ज्वाइंट डिक्लेरेशन कह लीजिए, न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन कह लीजिए, और जिसमें 73 मुद्दे पर जो है सबका सहमति बनाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या समझा आपने, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सोच के देखो, भारत मध्य पूर्व और यूरोप गलियारा, इकोनॉमिक गलियारा, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो उसमें क्रिकेट खेला तो जाएगा नहीं। मतलब ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भारत को, ये जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व मतलब एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप से सीधे तौर पे जोड़ेगी। और किसके लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। और वर्ल्ड लेवल पे ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है ये जब बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, वही है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इसमें बनेगा। इसमें सहमति हुई है, और इसमें कितने कंट्रियां शामिल हैं, भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ वही यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA।
इन सभी ने कहा है जो हम सभी मिल करके एक ट्रेड के लिए, एक व्यापार के लिए, एक मतलब कन्वीनियंट व्यापार के लिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ सभी कॉन्टिनेंट का, क्योंकि कंट्री तो नहीं है कॉन्टिनेंट का, तो ग्रोथ के लिए एक जो है हम क्या बनाएंगे, ट्रेड बना मतलब गलियारा बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो है हम आपका क्या बनाएंगे, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है वो बनाएंगे, जिससे क्या होगा तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब इसमें बिना रोक टोक का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गतिविधियां जो हैं वो इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये चीन के बेल्ट एंड रोड का काट है, काट समझते हो ना एटलीस्ट, मतलब जो उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कम करने के लिए, उसकी महत्ता को कम करने के लिए, उसके इंपॉर्टेंस को क्योंकि आपको पता होगा इसी सेम प्रोसेस से मिडिल ईस्ट से व्यापार के लिए चीन भी जो है वो एक बेल्ट एंड रोड जो है नाम का एक गलियारा या फिर एक कह सकते हैं जो कॉरिडोर बना रहा है चीन भी। तो कहीं ना, अच्छा उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रियां शामिल हैं जो चीन और उसके विचार से सहमति है, यूरोपियन कंट्रियां शामिल है नहीं, यूएसए शामिल है नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चीन को काटने के लिए, चीन का जो बेल्ट एंड रोड है उसको काटने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा या भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसमें ये सारी कंट्रियां शामिल हैं। साथ साथ आपको एक बार फिर रिकॉल करा दिया, पहला समिट G20 का कहां हुआ था, वॉशिंगटन, पता है यूएसए में 2008 में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए 2008 में। उसके बाद भारत G20 का मेंबर कब बना था, तो 1999 में आप सबको बता रखा है, शामिल हुआ था जब सिर्फ और सिर्फ G20 के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बेसिकली समिट में बैठते थे। तो आपको जो है G20 का जो एक ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन से भरा है वो एक वीडियो ऑलरेडी है जो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा G20 का जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत को क्या क्या मिला, भारत की कितनी पावर बढ़ी, वर्ल्ड लेवल पे कितना छवि बढ़ा, वो सारा का सारा आपको बताया है। और कम से कम 20 क्वेश्चन जो हैं इनकमिंग एग्जाम में जो है इससे आएंगे। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बोला है, मैंने सब्जेक्टली बता दिया है। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और यदि इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या नहीं तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि 18वां समिट G20 में एक बार रिकॉल करा देता हूं, 18वां समिट G20 का नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। इससे पिछला जो 17 समिट जो है वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था 2022 में। नेक्स्ट समिट ब्राजील 2024 में होगा। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइका क्या है, वो इसी से संबंधित है, जो इस बार जहां पे हुआ था, पिछली बार जहां पे हुआ है और अगली बार जहां पे होगा, इन तीनों कंट्रियों को मिला के ट्राइका कहा जाता है। तो ट्राइका में G20 के 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इंडोनेशिया, भारत और अमेरिका। ठीक है, यदि पता है तो भारत मंडपम में यह सम्मेलन हुआ था जिसको इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात करते हैं। उसके बाद भारत मंडपम पर अभी तक के सबसे बड़ा नटराज शिव की मूर्ति जो है वो 28 फीट की बनाई गई थी, जो कि अष्ट धातु या 8 मेटल का था। और इसके मूर्तिकार या स्कल्प्टर जो है वो राधा कृष्ण सतपति, जो कि स्वामी मलाई तमिलनाडु के थे। और वह चोल साम्राज्य के टाइम में जो कांस्य प्रतिमाएं, ब्रॉन्ज की जो स्टेच्यू बनाई जाती थी, उससे ही संबंधित उनके वंश थे। ठीक है, और चूंकि ये मूर्ति भी उसी पे आधारित बनी हुई है। भारत G20 का अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 को बना था और आने वाले 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष है, चाहे बेशक भारत में यह सम्मेलन हो गया। ठीक है, 10 सितंबर को, मतलब 10 सितंबर को G20 का जो है वो समापन हुआ था। उस दिन राष्ट्रपति ब्राजील के थे लूला डी सिल्वा, उनको भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंप दी। और आपको बताया 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ब्राजील G20 का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, G20 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, साथ साथ इस बार क्या हुआ है, तो G20 में एक नया कंट्री जो है वो ऐड हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन, जो कि एक 55 कंट्रियों का और ग्रुप है और बेसिकली अफ्रीका बेस्ड है। साथ साथ अब G20 का अगले साल से नाम G21 होगा और G21 में 19 कंट्री, 2 ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, एक हो गया यूरोपियन यूनियन और एक हो गया अफ्रीकन यूनियन। तो टोटल 21 मतलब हो जाएंगे। ठीक है, इस सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री और चीन के जो है प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर आए थे। चीन के और रूस के जो है वो राष्ट्रपति जो है क्रमशः नहीं आए थे, ये ध्यान दीजिएगा। G20 में भारत ने 9 गेस्ट कंट्री को बुलाया था। G20 23 में एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शामिल मतलब जारी किया गया था सभी नेताओं के द्वारा, जो कि पॉसिबल नहीं था, बट वो भारत ने कर दिखाया। ठीक है, भारत और साथ साथ भारत मध्य पूर्व
यूरोप आर्थिक गलियारा जो है ये भी बनेगा, इसमें सारे के सारे ये कंट्रियां शामिल होंगे, जिससे कि एक भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक ट्रेड का जो है बहुत जबरदस्त जो है वो मौका बनेगा। ठीक है, पहला समिट G20 का वाशिंगटन डीसी में हुआ था और भारत G20 में 1999 से शामिल हुआ। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इन सभी G20 को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराने का सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या उनके लोगों से कम्युनिकेट करने का जो पूरा का पूरा दायित्व था वो शेरपा का था। मैंने इसमें नहीं लिखा, मैं बोल देता हूं शेरपा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो G20 का शेरपा कौन था, तो वो थे अमिताभ कांत, जो भारत के जो है बहुत एक होनहार आईपीएस, बहुत जो एक सीनियर टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं वो थे। और वर्तमान में वो अमिताभ कांत जो हैं वो इसके G20 के शेरपा हैं, स्टिल वो 30 तारीख तक रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 में भारत का शेरपा कौन था, तो अमिताभ कांत। ठीक है, तो अच्छा, चूंकि ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन विदेश मंत्रालय ऑर्गेनाइज कराता है, तो विदेश मंत्री कौन था, तो एस जयशंकर। तो आप सभी इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बाकी आप देखें, कमेंट करें, और आप सबको यदि इम्पैक्टफुल लगता है तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को G20 के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में पता चले और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तब तक रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।